हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए इसका हिंदी में देख लेते हैं क्या मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसका हिंदी में मतलब होता है वर्तमान कालिक सामान्य आदत सूचक क्रिया। चलिए अब इसका पहचान देखते हैं हम लोग। जिस हिंदी वाक्य में क्रिया का अंतिम अक्षर ता है, ते है, ती है, ता हूँ, ती हूँ रहता है। जिस हिंदी वाक्य में क्रिया का अंतिम अक्षर ता है, ती है, ते हूँ, ता हूँ, ती हूँ रहता है, उस हिंदी वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहा जाता है। जैसे राम मोहन के पास पत्र लिखता है, तो लिखता का अंतिम अक्षर क्या है? ता है। यहाँ देखिए नियम में ता आपका मिल गया। फिर देखिए दूसरी वाक्य, चलिए देखते हैं दूसरी वाक्य क्या है। वे मधुर गीत गाते हैं, तो यहाँ गाते हैं का अंतिम अक्षर क्या है? ते हैं। यहाँ देख लीजिए ते यहाँ भी है आपका नियम में, तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए तीसरी वाक्य देखते हैं हम लोग। तीसरी वाक्य है मैं 10 बजे तक आपका इंतज़ार करता हूँ, तो करता हूँ का अंतिम अक्षर देखिए यहाँ ता हूँ। यहाँ देख लीजिए ता हूँ नियम में आपको मिलेगा। तो कौन सी टेंस हो गई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए इसके अनुवाद का नियम देखते हैं हम लोग। तो उपरोक्त जैसे हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सर्वप्रथम कर्ता लिखा जाता है। कर्ता यानी सब्जेक्ट लिखा जाता है। इसके बाद यहाँ देखिए वर्ब मतलब होता है क्रिया, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है, प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो वही है लिखा गया है। फिर आपका कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। अब चलिए इसका हम अनुवाद करते हैं। तो पहली वाक्य का हम लोग अनुवाद करेंगे, राम मोहन के पास पत्र लिखता है। तो सबसे पहले नियम में देख लीजिए, यहाँ सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है? जब ऐसी वाक्य का अनुवाद करोगे तो सर्वप्रथम कर्ता लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें कर्ता कौन है। तो कर्ता का पता लगाने के लिए आप क्रिया के ठीक पहले, ये क्रिया है आपका, क्रिया के ठीक पहले कौन शब्द का प्रयोग करके प्रश्न किया जाता है, तो जो शब्द उत्तर में मिलेगा वो कर्ता होगा। तो कौन लिखता है यहाँ लिखेंगे, जब आप कौन आगे प्रश्न करेंगे कौन लिखता है तो राम, तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे राम। अब सीधे अब आप वाक्य के अंत में चले जाएंगे, इस वाले वाक्य के अंत में चले जाएंगे। तो राम क्या करता है? लिखता है। यहाँ देखिए लिखता है, तो लिखने की अंग्रेजी होती है राइट, और यहाँ लिखा गया है आपका राइट्स। तो जब कर्ता सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन रहता है तो क्रिया में यस या ईएस जोड़ा जाता है। तो यहाँ इसलिए तो इसमें राइट में यस जोड़ा गया है। और यस क्यों जोड़ा गया है हम आगे आपको बताएंगे, पहले आप अनुवाद कर लीजिए इसका। तो राइट्स, फिर इसके आगे क्या है? पत्र। तो पत्र की अंग्रेजी लिखेंगे, तो पत्र आपका कॉमन नाउन है, सिंगुलर नंबर, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग होगा, तो एल लेटर हो गया। फिर है इसके आगे देखिए मोहन के पास, तो टू मोहन हो गया। अब यहाँ देख लीजिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो नियम में लिखाए गए हैं, यहाँ देख लीजिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यही जो लेटर आपका है ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो मोहन है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आगे हम इसको आपको बताएंगे, पहले हम लोग अनुवाद कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखिए दूसरी वाक्य, वह मधुर गीत गाते हैं। तो फिर वही कर्ता का पता लगाने के लिए हम लोग गाते क्रिया है, उसके पहले कौन शब्द का प्रयोग करके प्रश्न करेंगे। तो कौन गाते हैं, तो उत्तर में मिला वे। अब वे की अंग्रेजी हम लोग लिखेंगे दे मतलब होता है वे। फिर वाक्य के अंत में चले जाएंगे कर्ता लिखने के बाद, गाते हैं, गाते की अंग्रेजी लिखेंगे सिंग मतलब होता है गाना, सिंग हो गया, गाते हैं। फिर उसके आगे देखें क्या लिखा है, मधुर गीत, तो स्वीट सॉन्ग। तो इस प्रकार हो गया, दे सिंग्स स्वीट सॉन्ग, वे मधुर गीत गाते हैं। चलिए अब तीसरी वाक्य का अनुवाद करते हैं हम लोग, मैं 10 बजे तक आपका इंतज़ार करता हूँ। तो सबसे पहले आप कर्ता लिखेंगे, कर्ता इसमें मैं है, तो मैं आई मतलब होता है मैं, तो आई लिखेंगे।
फिर वाक्य के अंत में चले जाएंगे, इंतज़ार करता हूँ, तो इंतज़ार करता हूँ के लिए आप लगाएंगे वेट। अब ये देखिए वेट के बाद फार लिखा गया है, तो वेट के बाद हमेशा फार का प्रयोग होता है। एक कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है कई बार। उसके बाद देख लीजिए इंतज़ार का हम लोग लिख चुके हैं, उसके बाद लिखेंगे आपका, तो आपका मतलब होता है यू। उसके बाद में 10 बजे तक की अंग्रेजी यहाँ हम लोग लिखेंगे टिल 10 o'clock। अब चलिए अब हम आपको बताएंगे यहाँ जो यहाँ देखिए यस जोड़ा गया है, सिंग्स में कुछ नहीं जोड़ा गया है, बेट में भी कुछ नहीं जोड़ा गया है। तो यहाँ देख लीजिए नोट नंबर 1 लिखा है, यदि कर्ता एक वचन रहता है तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ा जाता है। हमने आपको पहले ही बता दिया, जब कर्ता सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन यानी कि एक वचन अन्य पुरुष रहता है तो क्रिया में यस या ईएस जोड़ा जाता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं किस क्रिया में यस जोड़ा जाएगा और किस क्रिया में ईएस जोड़ा जाएगा। तो यदि फर्स्ट फॉर्म की क्रिया का अंतिम अक्षर यस, एच, ओ या यक्स, फिर से देख लीजिए यहाँ यस, एच, ओ या यक्स रहेगा। यहाँ अंतिम अक्षर ये जो लिखा है यहाँ देखिए इसका अंतिम अक्षर ई है, तो यही देखा जाएगा क्रिया का अंतिम अक्षर यस, एच, ओ या यक्स रहेगा तो उसमें ई एस जोड़ा जाएगा, उसमें ई एस जोड़ा जाएगा। और यदि नहीं रहता है तो केवल यस जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ देख लीजिए केवल यस जोड़ा गया है, क्योंकि इसका अंतिम अक्षर ना तो यस है, ना तो एच है, ना तो ओ है और ना तो यक्स है, इसलिए इसमें केवल यस जोड़ा गया। अब दूसरी वाक्य में देखते हैं कुछ नहीं जोड़ा गया है, तो क्यों नहीं जोड़ा गया है, तो यहाँ देख लीजिए क्यों नहीं जोड़ा गया है। यहाँ नियम में लिखा गया है यदि कर्ता एक वचन रहेगा तभी जोड़ा जाएगा, अगर एक वचन नहीं रहेगा तो क्रिया में कुछ नहीं जोड़ा जाएगा। इसीलिए यहाँ देखिए और आई भी रहेगा तब भी नहीं जोड़ा जाएगा क्रिया में कुछ, इसलिए यहाँ आई के बाद देखिए बेट में कुछ नहीं जोड़ा गया है, उसके बाद में यहाँ सिंग्स में भी नहीं जोड़ा गया है। उसके बाद हम दूसरा नोट से देखते हैं, जितनी भी निर्जीव सूचक संज्ञाएं होती हैं उन सबको प्रत्यक्ष कर्म कहा जाता है। यहाँ देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यही है, जितनी भी निर्जीव सूचक संज्ञाएं होती हैं उनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी प्रत्यक्ष कर्म कहा जाता है। तो यहाँ जो लेटर है आपका ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे पुस्तक, पत्र, मैदान, पेड़ पौधे आदि, ये सब आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। चलिए नोट तीसरा हम लोग देखते हैं, जितनी भी सजीव सूचक संज्ञाएं होती हैं उन्हें प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ जो लिखा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यही इसका हिंदी में मतलब होता है प्रत्यक्ष कर्म। यहाँ अप्रत्यक्ष कर्म, उन्हें अप्रत्यक्ष कर्म कहा जाता है। यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ प्रत्यक्ष कर्म होना चाहिए। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राम, गाय, स्त्री, पुरुष, मुझे, उन्हें, उसे, हमें, तुम्हें या आपको। फिर चलिए देखते हैं चौथा नोट्स, हिंदी वाक्य में जिस भी संज्ञा सर्वनाम के ठीक बाद किसी संबंध सूचक के यानी प्रीपोजिशन का प्रयोग रहता है उसी संज्ञा या सर्वनाम को पूरक कहा जाता है। तो चलिए इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया हम लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम आगे आप लोग को बताएंगे इसी में इसका निगेटिव आप कैसे बनाएंगे। ये तो अफर्मेटिव हो गया, इसका निगेटिव बनाना हम आपको बताएंगे।